हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2 साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था उनका नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनको हम शॉर्ट में FW टेलर के नाम से भी जानते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्हीं के द्वारा दिया गया एक थ्योरी है। इनका मानना ये था कि किसी भी अगर आपको एक्टिविटी को परफॉर्म करना है तो आप उसको साइंटिफिक मैनर में परफॉर्म करिए। मैनेजमेंट का जो वर्क है वो साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने बोला कि जो भी पुराने ट्रेडिशनल अप्रोचेज हम लोग फॉलो करते हैं उनको हटाओ और जो भी मैनेजमेंट की न्यू टेक्निक है, जो ज़्यादा अच्छी और साइंटिफिक टेक्निक है, उनको अडॉप्ट करो, पुराने ट्रेडिशनल अप्रोच को रिमूव करो। इन शॉर्ट इनका मानना था कि मैनेजर को कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बार उसको थॉरली रिवाइज कर लेना चाहिए, एक बार उसको एनालाइज कर ले जिस भी काम को मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में करने जा रहा है, और उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन जो है वो ले। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक तरह से उस नॉलेज को बोलते हैं कि आप किसी काम को करने का सबसे बेस्ट रास्ता ढूंढेंगे और सबसे चीपेस्ट वे ढूंढेंगे, ताकि आपको कॉस्ट भी ज़्यादा ना आए और कम पैसों में बेस्ट तरीके से आपका काम जो है वो भी परफॉर्म हो जाए। तो FW टेलर का यही कहना था कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हम उस मैनेजमेंट को बोलते हैं जिसमें काम को साइंटिफिकली एनालाइज किया जाता है और उसको करने के लिए एक सबसे बेस्ट वे जो है उसको फाइंड आउट किया जाता है। तो ये हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, एंड लास्ट कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये हमारा इन शॉर्ट बना लिखा हुआ है, इसको हम आगे डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनका मानना था कि हमें किसी भी काम को करने के लिए एक जो हमारा फिक्स रूटीन है, एक जो हमारा पुराना टेक्निक है, उसी को पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए कि अब जिस टेक्निक से काम कर रहे हैं ऑलवेज उसी टेक्निक को लेके बैठे हुए हैं, बल्कि हमें कंटिन्यूसली जो है नए नए टेक्निक उनको डेवलप करना चाहिए, नए नए मेथड हमें फाइंड आउट करना चाहिए, जिससे हमारा काम जो है वो और भी ज़्यादा सिंपल हो, ईजी हो और जल्दी हो सके। हमें ऐसे मेथड्स को ढूंढना चाहिए, ऐसे टेक्निक्स को ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजमेंट और वर्कर जो भी काम कर रहे हैं उनका आपस का जो रिवोल्यूशन है, जैसे उनके बीच में कभी कभी किसी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विचार आपस में नहीं मैच करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनके बीच में आपस में एक हार्मोनी होनी चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव वो अचीव करना चाहते हैं वो ईजिली अचीव कर सके और इससे कंपनी को भी फ़ायदा ही होगा। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये प्रिंसिपल बोलता है कि हर एम्प्लॉय जो होता है उसके अंदर अपना एक अलग टैलेंट होता है। हर इंसान के अंदर किसी काम को करने की कुछ खासियत होती है, तो उसको वही वर्क असाइन करो जिसमें वो कैपेबल है, जिसमें उसका बहुत अच्छे से स्पेशलाइज है। और अगर उसको थोड़ी बहुत कहीं ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है उस अपने स्किल को निखारने के लिए, तो वो ट्रेनिंग उसको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके किसी काम को। जो प्रोडक्शन कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। इसीलिए हर पर्सन की जो एफिशिएंसी है उसको पूरा फुली डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसके कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ वो करते हैं वो उनके अंदर कॉपरेशन की भावना से किया जाना चाहिए। सारे एम्प्लॉयज़ को मिलकर एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ काम को करना चाहिए। अपने काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करना चाहिए, हर किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए। तो इस तरह से अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चलेंगे, तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना और भी ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा ये प्रिंसिपल कहता है।
नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आखिर हमने जो ये सब अभी बातें करी इसको अचीव कैसे किया जाए, इसके लिए एफ.डब्ल्यू. टेलर्स ने कुछ टेक्निक बनाए थे जिनको हम एफ.डब्ल्यू. टेलर्स प्रिंसिपल भी कहते हैं, जैसे फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, सिंप्लीफिकेशन, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं, इनको आगे एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ये वाली टेक्निक हमारी क्या कहती है, इसमें जो है हर काम को एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे पहला होता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम होता है उस सीक्वेंस को डिसाइड करना जिसमें किसी एक पार्टिकुलर काम को किया जाना है। मतलब कि गुड्स जब अपने फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा तो वो किन किन प्रोसेस से होता हुआ पहुंचेगा, ये डिसाइड करता है रूट क्लर्क। ये डिसाइड करता है कि एक दिन में कितना काम किया जाना चाहिए और कहाँ किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। ये रूट क्लर्क की जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका काम होता है कि वर्कर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। एक कार्ड देता है वो, जिसके अंदर वर्क का नेचर क्या है, उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या मटेरियल यूज करने हैं, क्या मशीनरी यूज करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। वो काम होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसका काम होता है कि कोई काम कब स्टार्ट होगा और कब उसको फिनिश किया जाएगा, कितना टाइम लेना है एक काम को कंप्लीट करने के लिए, ये डिसाइड करता है। डिसिप्लिन क्लर्क, इसका काम होता है कि जब भी कोई जो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जा रहा हो वो डिसिप्लिन के अंदर रह गए हो, एक प्रॉपरली मैनर में हो, वो ये देखता है। गैंग बॉस, ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर होते हैं वो एक ग्रुप का में डिवाइड होते हैं, सबके अपने अपने ग्रुप होते हैं, तो उनका जो लीडर होता है उसको गैंग बॉस कहा जाता है। वो सारी चीज़ें ये देखता है कि जो वर्कर हैं, जो मशीन है, ये सब प्रोडक्शन के लिए रेडी है या नहीं, सब फिट है या नहीं, जो मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन को करने के लिए वो सारा ऑन द स्पॉट अवेलेबल है या नहीं, ये सब चेक करना गैंग बॉस का काम होता है। फिर उसके बाद आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम जो है ये देखना होता है कि जो वर्कर हैं सभी वो अपने ठीक स्पीड पे काम कर रहे हैं या नहीं। अगर वर्कर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, काम में स्लो हैं, तो वो रीज़न पता करता है कि क्यों ये लोग काम जो है वो ठीक से नहीं कर रहे हैं। फिर उसका वो सोल्यूशन निकालता है। फिर आता है रिपेयर बॉस। इसका काम होता है कि जो भी मशीन्स हैं, टूल्स हैं, वो सब वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डैमेज होता है, तो वो उसको रिपेयर करता है। देन उसके बाद लास्ट में आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम होता है जो भी आउटपुट बना, जो भी गुड्स बने, उनकी क्वालिटी को चेक करना कि जो डिसाइड किया गया था, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हुआ है या नहीं। अगर सिचुएशन अनफेवरेबल होती है तो उसके रीजन को पता ये करता है और उसके बाद उसके लिए प्रॉपर एक्शन लेता है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब होता है कि उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें हर एक्टिविटी, यानी बिजनेस में जितने भी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, ताकि जो भी गुड्स आप बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का बने। जो भी कंपनी ने एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रखा है उसको वो फुलफिल करे, तो इसीलिए काम के स्टैंडर्ड पे भी ध्यान देना होता है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन उस टेक्निक को बोलते हैं जिसमें जो भी आप अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसमें जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें नहीं हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जो यूजफुल नहीं होते हैं, तो उनको एंड कर दिया जाए। ज़बरदस्ती के कुछ टाइप्स, क्वालिटी, साइज जो अननेसेसरी हैं उनको ख़त्म कर दो, ताकि जिसकी वजह से कंपनी का कॉस्ट सेव हो जाए और जो लेबर हैं बनाने वाले उनका टाइम सेव हो जाए, और जो काम करने वाले वर्कर हैं वो अपना स्पेशलाइजेशन जो है वो लगा के उस काम को बहुत अच्छे से कर सकें। इन शॉर्ट जो भी प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है उसको सिंपल कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। इस टेक्निक में ये होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो उसका सबसे सही वे है, सबसे सुटेबल वे है, उसको ढूंढा जाता है किसी भी काम को करने के लिए, और इसके लिए प्रोसेस चार्ट बनाए जाते हैं, कुछ ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। मेन मकसद जो है मेथड स्टडी का वो यही होता है कि किसी भी जॉब को करने के लिए उसका सबसे बेस्ट वे फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी उस टेक्निक को बोलते हैं जिसमें उन मूवमेंट्स की स्टडी की जाती है जो कि किसी काम को करने के लिए अगर अननेसेसरी हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाए, और सिर्फ किसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है उन्हीं को कंसीडर किया जाए। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है इस मेथड का वो यही होता है कि जो अननेसेसरी मोशन है, अननेसेसरी मूवमेंट है, उनको हटा दो। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी।
इस टेक्निक का जो मकसद होता है वो होता है किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देना कि आपको इतने ही टाइम के अंदर अंदर इस काम को पूरा करना है। और इस काम को करने के लिए स्टॉप वॉच का यूज किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉप वॉच में आप टाइम फिक्स कर सकते हैं कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपको ये काम पूरा करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर कभी लेबर कॉस्ट को फिगर आउट करना हो तो वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, या फिर हमें किसी काम को करने के लिए कितने नंबर ऑफ वर्कर चाहिए वो भी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई प्लान आपको बनाना हो अपने काम से रिलेटेड तो वो बना सकते हैं। तो ओवरऑल टोटल जो है इस मेथड को फॉलो करने से टाइम की बहुत सेविंग होती है। नेक्स्ट इज फैटिग स्टडी। फैटिग कहते हैं आराम को। तो इस टेक्निक का मतलब होता है कि किसी काम को कोई भी वर्कर जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। कोई भी इंसान लगातार सारे दिन काम नहीं कर सकता, उसको बीच में थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ही होता है। तो फैटिग स्टडी में यही होता है कि कितना रेस्ट इंटरवल देना है, कितनी बार देना है ये डिसाइड किया जाता है, और कितनी देर का देना है वो डिसाइड किया जाता है। क्योंकि रेस्ट कर लेने से वर्कर जो है थोड़े से रिफ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद फिर जब वो दोबारा काम पे आते हैं तो पूरी अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है फैटिग स्टडी का वो यही होता है कि जो वर्कर की इफ़िशिएंसी लेवल है वो मेंटेन रहे। जिस वजह से आलस उनको क्यों आता है, या तो बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर होते हैं, या फिर जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ का वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं होता, जो काम वो कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं आता, या फिर अपने बॉस के संग उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते तो उनको काम में मन नहीं लगता। तो इसीलिए ये सब रीज़न से फैटिग आए, इन सबको दूर करना, बीच में उनको थोड़ा सा रेस्ट दे दो ताकि वो अपना एनर्जी फिर से गेन कर सके और फिर पूरा अपनी पावर के साथ काम पे लौटे। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये टेक्निक जो होता है इसका काम होता है जो भी इफ़िशिएंट और लेस इफ़िशिएंट वर्कर हैं उनके बीच में डिफरेंस करना। डिफरेंस करने का मतलब होता है कि दो तरह के लोग होते हैं। अगर वो इफ़िशिएंट वर्कर है, काम को बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से कर रहा है, तो उसको उसके काम को करने के लिए पक्का रिवार्ड दिया जाना चाहिए ताकि उसको मोटिवेशन मिले। और दूसरी तरफ जो थोड़े से कम एफिशिएंट हैं, लेस एफिशिएंट हैं, उनको ऐसा लगता है कि इनको अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इनकी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उनको वो चीज़ दी जाए ताकि वो अपने स्किल को और ज़्यादा निखार सकें और अपने काम को अच्छे से करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए वो मोटिवेट हो सके। तो इसीलिए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में दो तरह की कैटेगरी बनाई है, एक एफिशिएंट वर्कर की और एक इनएफिशिएंट वर्कर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट पार्ट 1 इंट्रोडक्शन के बारे में।